गांव के आखिरी छोर पर स्थित वो पुराना सा मकान आज फिर से रोशन था। आंगन में रंगोली बनी थी, दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार लटक रही थी और भीतर से ढोलक की धीमी थाप सुनाई दे रही थी। देखने वाले को लगता जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत हो रही हो, खुशियों का उत्सव, सपनों की सौगात। लेकिन इस घर की दीवारें जानती थीं कि ये रोशनी कितनी खोखली है और इस सुहागरात का मतलब क्या है। ये शिवदत्त चौधरी का घर था, गांव का सबसे बड़ा जमींदार, पैसे और रुतबे का मालिक। उम्र 55 पार कर चुकी थी, पर आंखों में आज भी वही भूखी चमक थी जो हर बार किसी नई दुल्हन के साथ लौट आती थी। गांव में ये उसकी चौथी शादी थी। लोग कहते थे, भाग्यवान है चौधरी, भगवान ने उसे बार बार सुहाग दिया है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि उसकी पिछली पत्नियों का क्या हुआ। घर के भीतर एक छोटे से कमरे में सावित्री बैठी थी। लाल जोड़े में लिपटी, हाथों में मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन मन में अजीब सी सिहरन थी। वो सिर्फ 19 साल की थी। उसकी आंखों में सपने नहीं थे, डर था, अनजाना भय था। माँ ने जाते वक्त बस इतना कहा था, बेटी, पति परमेश्वर होता है, जो भी हो सह लेना, यही औरत की किस्मत है। सावित्री ने सिर झुका लिया था। सवाल पूछने की आदत उसे कभी सिखाई ही नहीं गई थी। गांव में ये सब सामान्य था। गरीब घर की लड़की अमीर और उम्रदराज आदमी से ब्याह दी जाती, कभी दहेज के बदले, कभी जमीन के लालच में, तो कभी सिर्फ पेट पालने की मजबूरी में। आंगन में औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थीं। ये चौथी है ना? हाँ, पहले वाली तो ज्यादा दिन चली ही नहीं। भगवान जाने क्या हुआ होगा। आवाजें धीमी थीं, जैसे सच बोलने से डरती हों। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। गांव की सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति यही थी, चुप्पी। गलत को देखते हुए भी चुप रहना, अन्याय को सह लेना और उसे परंपरा का नाम दे देना। रात गहराने लगी। शिवदत्त शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी माँ धनेश्वरी देवी ने टोका, ज्यादा सख्ती मत करना, नई बहू है। शिवदत्त ने ठहाका लगाया, सख्ती से ही तो औरत काबू में रहती है माँ। उस हंसी में एक खौफनाक सच छिपा था। उसकी पहली पत्नी कमला बीमारी से नहीं, डर से मरी थी। दूसरी पत्नी रेणु एक दिन अचानक भाग गई, कह दी गई। तीसरी पत्नी शांति पागल घोषित कर मायके भेज दी गई। सच क्या था, ये गांव जानता था, पर मानता कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। दिया जल रहा था। सावित्री का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा, शिवदत्त भी सुन लेगा। डर रही हो? उसकी भारी आवाज गूंज उठी। सावित्री ने सिर हिला दिया। डरना छोड़ दो, अब तुम मेरी हो। वह वाक्य किसी अपनत्व का नहीं, मालिकाना हक का था। सुहागरात, जो प्रेम और विश्वास की शुरुआत होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ डर और बेबसी का मंच बन गई। सावित्री की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। दीवारें सब सुन रही थीं, पर चुप थीं। अगली सुबह घर में चहल पहल थी। बहू ने पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया। सावित्री ने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी, चेहरे पर मजबूर मुस्कान। धनेश्वरी देवी ने कहा, भाग्यशाली है तू, इतना बड़ा घर मिला है। सावित्री ने मन ही मन सोचा, घर बड़ा है, पर मेरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दिन बीतने लगे। शिवदत्त का असली चेहरा सामने आने लगा। बात बात पर शक, छोटी छोटी बातों पर गालियां और कभी कभी हाथ उठ जाना, सब कुछ पति का अधिकार कहकर जायज ठहराया जाता। सावित्री जब माँ से मिलने की बात करती तो जवाब मिलता, अभी नई नई शादी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सावित्री समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक और सुहागरात नहीं थी, ये एक लगातार चलने वाली यातना की शुरुआत थी। एक दिन सावित्री को पुराने स्टोर रूम में कुछ कागज मिले। डायरी के पन्ने किसी औरत की लिखावट में। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मौत बीमारी नहीं होगी। सावित्री के हाथ कांपने लगे। वो डायरी कमला की थी। उस पल सावित्री को एहसास हुआ, वो अकेली नहीं है। उससे पहले भी कई औरतें इस घर में टूटी थीं, बिखरी थीं और मिटा दी गई थीं। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ सवाल भी उभरा। सावित्री ने तय किया, वो सिर्फ सहन नहीं करेगी, वह सच को दबने नहीं देगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ पति का आतंक, दूसरी तरफ समाज की बेड़ियां और तीसरी तरफ अपने ही माँ बाप की मजबूरियां। रात को वो उसी कमरे में बैठी थी जहां हर सुहागरात एक कहानी बनकर दफन हो जाती थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, ये सिर्फ एक और सुहागरात नहीं होगी, ये मेरी आखिरी चुप्पी भी नहीं होगी। रात फिर उतर आई थी। वही कमरा, वही दिया, वही भारी सन्नाटा। लेकिन इस बार सावित्री वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में डर अब भी था, पर उसके पीछे एक नई चमक थी, जागृति की। कमला की डायरी उसने कपड़ों के बीच छिपा रखी थी। हर पन्ना उसके भीतर आग भर देता। वो जान चुकी थी, ये घर सिर्फ उसका नहीं, कई औरतों की कब्र है। और अगर उसने चुप्पी ओढ़ ली तो वो भी बस एक नाम बनकर रह जाएगी। शिवदत्त देर रात शराब के नशे में लौटा। सोई नहीं? उसने रूखेपन से पूछा। नहीं, सावित्री की आवाज पहली बार स्थिर थी। मुझसे सवाल करने लगी हो?
शिवदत्त का स्वर सख्त हो गया। मैं सवाल नहीं, सच जानना चाहती हूँ, सावित्री ने कहा। कमला, रेणु, शांति, वे कहाँ हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। दिए की लौ थरथरा उठी। शिवदत्त का चेहरा तमतमा उठा। इन नामों को दोबारा मत लेना। क्यों? सावित्री की आवाज में अब डर नहीं था। क्योंकि वे मर चुकी हैं, या इसलिए कि आपने उन्हें मार डाला? एक पल के लिए शिवदत्त अवाक रह गया। फिर जोरदार थप्पड़, लेकिन सावित्री गिरी नहीं। उसकी आत्मा अब खड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह सावित्री घर से निकली। लोग चौंक गए। नवविवाहिता बहू बिना इजाजत बाहर। वो सीधी गई पंचायत चौपाल। मुझे न्याय चाहिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। गांव के बुजुर्ग हंसे। घर की बात घर में रखी जाती है, जब घर जेल बन जाए तब? सावित्री ने सवाल किया। औरतें दूर खड़ी थीं, आंखों में सहानुभूति, होठों पर ताले। पुरुषों ने सिर झुका लिया। शिवदत्त का डर भारी था। पंचायत ने फैसला सुना दिया। बहू को समझाइए। चौधरी साहब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सावित्री समझ गई, न्याय यहां नहीं मिलेगा। रात को एक धीमी दस्तक हुई। दरवाजे पर गांव की सरोज काकी खड़ी थीं, शिवदत्त की तीसरी पत्नी शांति की चचेरी बहन। तू अकेली नहीं है बेटी। सरोज काकी की आंखों में आंसू थे। शांति पागल नहीं थी, उसे पागल बनाया गया। धीरे धीरे और औरतें आने लगीं। रेणु की माँ, कमला की सहेली, पड़ोस की चाची। हर किसी के पास एक कहानी थी, और हर कहानी में एक जैसा दर्द। सावित्री ने पहली बार महसूस किया, चुप्पी टूट रही है। कमला की डायरी अब सिर्फ यादें नहीं थीं, वो सबूत थीं। सावित्री ने सारे पन्नों की नकल की। सरोज काकी के बेटे, जो शहर में पढ़ता था, ने मदद की। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गांव में हड़कंप मच गया। शिवदत्त बौखला उठा। तू मुझे बर्बाद कर देगी? नहीं, सावित्री ने शांत स्वर में कहा। मैं सिर्फ सच सामने लाऊंगी। एक रात शिवदत्त ने सावित्री को कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर से चीखता रहा, औरत होकर मर्द से लड़ने चली है। अंदर सावित्री कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खिड़की से आवाज लगाई। गांव वालों ने सुना, और इस बार नजरें नहीं फेरे। पुलिस पहुंची। मुकदमा शुरू हुआ। शिवदत्त की ताकत, पैसा सब काम आए, लेकिन इस बार गवाह बहुत थे। कमला की डायरी, रेणु की मां का बयान, शांति के इलाज की झूठी रिपोर्ट, एक एक करके सच उघड़ता गया। अदालत में सावित्री ने कहा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन औरतों के लिए खड़ी हूं जिनकी आवाज दबा दी गई। जज की आंखें नम हो गईं। फैसला आया। शिवदत्त दोषी ठहराया गया। उसे सजा सुनाई गई। धनेश्वरी देवी पहली बार फूट फूट कर रोई, शायद अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उस गलत परवरिश के लिए जो उसने समाज के नाम पर की थी। गांव में बदलाव आया, धीरे लेकिन सच्चा। औरतें अब चुप नहीं थीं। पंचायत में उनकी भी आवाज होने लगी। सावित्री ने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन वो टूटी नहीं थी। उसने गांव में महिला सहायता केंद्र शुरू किया, जहां हर पीड़ित औरत आ सकती थी, बिना डर, बिना शर्म। 1 साल बाद सावित्री उसी आंगन में खड़ी थी। अब वहां कोई बंधनवार नहीं थी, कोई झूठी रोशनी नहीं थी। वो आसमान की ओर देख रही थी, शांत, निडर। उसने मन ही मन कहा, मेरी जिंदगी की आखिरी सुहागरात वो नहीं थी जिसमें मैं डर से सिमट गई थी। मेरी असली सुहागरात वो है जब मैंने खुद से रिश्ता जोड़ा और अपनी आत्मा को आजाद किया। एक और सुहागरात सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन अनगिनत औरतों की सच्चाई है जो परंपरा के नाम पर चुप करा दी जाती हैं। जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदलता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।